स्टूडेंट्स, आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग के टॉपिक रिक्रेशनल थेरेपी के बारे में अध्ययन करेंगे। रिक्रेशनल थेरेपी मीन्स ऐसी मनोरंजन युक्त एक्टिविटी होती है जिन्हें हम मेंटली इल पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनकी फिजिकली एंड इमोशनली नीड फुलफिल होती है एवं फिजिकली कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम की फीलिंग डेवलप होती है। आइए अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ डाइवर्जनल थेरेपी that encourage social interaction as well as it increase physical confidence and feeling of self worth। रिक्रेशनल थेरेपी एक डाइवर्जनल थेरेपी होती है जो कि पेशेंट को सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है और उनके अंदर फिजिकल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ की फीलिंग को इंक्रीज करती है। यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वर्थ इसका मतलब होता है इट इज़ द फीलिंग दैट यू हैव गुड क्वालिटीज़ एंड हैव अचीव गुड थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं हम, इट प्रोवाइड्स एक्टिविटी दैट आर एन्जॉयबल एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग। रिक्रेशनल थेरेपी इस प्रकार की एक्टिविटी होती है जो कि पेशेंट के मन को आनंदित एवं संतुष्टि प्रदान करती है। आइए हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन, ए टाइप ऑफ थेरेपी दैट यूज activities to help meet the physical and emotional need of patient with an illness or disabilities and help them develop skill for daily living. These activity includes arts and crafts, music, spending time with animals, sports and drama। तो डेफिनेशन में हम आते हैं। तो डेफिनेशन का मतलब होता है इसमें ऐसे पेशेंट जो किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हो, यानी कि ऐसे पेशेंट जो किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हो एंड किसी डिसेबिलिटीज़ हो या उन्हें कोई भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हो। डिसेबिलिटी से मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई भी अंग विच्छेद हो या फिर कोई दिखाई न देना या सुनाई न देना, तो इस प्रकार की अगर कोई किसी के अंदर डिसेबिलिटीज़ है तो ऐसे पेशेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है या उन्हें कोई डिसेबिलिटीज़ है, तब ऐसे लोगों की हमको क्या है कि इसके अंदर हेल्प की जाती है रिक्रेशनल थेरेपी के माध्यम से। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक्टिविटीज़ न केवल पेशेंट की हेल्प करती है, न केवल पेशेंट को फिजिकली एंड इमोशनली नीड्स को फुलफिल करती है, अपितु इसके अलावा वो पेशेंट की स्किल्स को भी डेवलप करती है। इसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, स्पेंडिंग टाइम विद एनिमल्स, स्पोर्ट्स एंड ड्रामा। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इसके अंदर की जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू एम्स। क्या इसके उद्देश्य होते हैं? तो पहला जो एम्स आता है, टू इनकरेज सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक जो मेलजोल है उसको क्या है कि एनकरेज करती है ये एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके अंदर आप रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ दोगे तो लोगों के साथ बैठोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ डांस करोगे और कई प्रकार की मनोरंजन गतिविधियाँ उनके साथ करोगे, तो इससे सोशल इंटरेक्शंस डेवलप होता है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आता है, टू प्रमोट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मीन्स इस प्रकार की जो थेरेपी होती है वो आपको सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर को प्रमोट करती है, यानी कि आप सही प्रकार का बिहेवियर जो सोशली एक्सेप्टेबल हो वो बिहेवियर करने लग जाते हो, क्योंकि आपका मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, आप आनंदित महसूस करते हो अपने आप को, तो आपके अंदर जो विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, वो आपके दिमाग में आ नहीं पाते हैं और फिर क्या है कि आप एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका, टू डेवलप स्किल, टैलेंट एंड एबिलिटीज़। इसके अंदर रिक्रेशनल थेरेपी के अंदर कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो मेंटली पेशेंट है उनके अंदर एक स्किल्स, टैलेंट और एबिलिटीज़ को डेवलप करती है। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स ऑफ रिक्रेशनल थेरेपी। टाइप्स ऑफ रिक्रेशनल थेरेपी 3 प्रकार की होती है, मोटर फॉर्म्स, सेंसरी फॉर्म्स एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स। तो पहले आते हैं हम मोटर फॉर्म्स पे। मोटर फॉर्म these can be further divided into fundamental and accessory। ये भी फर्दर 2 प्रकार से डिवाइडेड होती है, एक तो फंडामेंटल फॉर्म और एक होती है एक्सेसरी फॉर्म। फंडामेंटल फॉर्म्स के अंदर जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, इस प्रकार के गेम्स आते हैं, और जो एक्सेसरी फॉर्म्स होते हैं जो जिसके अंदर आते हैं आपकी प्ले एक्टिविटीज़ एंड डांसिंग। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती है वो होती है आपकी मोटर फॉर्म के अंदर, यानी कि इसके अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे क्या है कि जो पेशेंट है, मेंटली पेशेंट है, वो आनंदित महसूस करता है और साथ साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है और वो इमोशनली रूप से उसको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सेंसरी फॉर्म के ऊपर। सेंसरी फॉर्म दीज कैन बी आइदर विजुअल, फॉर एग्जाम्पल लुकिंग एट मोशन पिक्चर, प्ले एक्सेट्रा, और ऑडिटरी सच एज लिसनिंग टू ए कंसर्ट।
सेंसरी मीन्स होता है आपका विजुअल और ऑडियोबल, यानी कि जिसमें आप देख सकते हो और सुन भी सकते हो, यानी कि ऐसे सेंस जो हमारे काम करते हैं। तो इन सारे सेंसों का हमको क्या है कि यूज़ में लेकर के जो एक्टिविटीज़ हमको कराई जाती है वो होती है हमारी सेंसरी फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे कि लुकिंग एट मोशन पिक्चर्स, यानी कई प्रकार की आपको वीडियोस वगैरह दिखाई जाती हैं, अच्छी अच्छी जो शिक्षाप्रद वीडियोस होती हैं, प्ले या कोई भी ऐसे गेम्स वगैरह आपको दिखाए जाते हैं जो, या फिर आप कोई क्रिकेट मैच देखना, लाइव देखना, या टेलीविज़न पे देखना, या फिर फील्ड में जाकर देखना, या फिर फुटबॉल्स वगैरह, इस तरह के क्या है कि आपको विजुअली रूप से आपको एंटरटेन किया जाता है जिससे आपका मन शांत रहे। इसके अलावा ऑडिटरी, यानी कि आपको कई प्रकार की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे भजन या अच्छे अच्छे जो आपको जोक्स होते हैं या अच्छे जो म्यूजिक्स होती हैं वो भी क्या है कि आपको सुनाई जाती है, जिससे क्या है कि आप सही तरीके से इमोशनली रूप से सही तरीके से आपको सपोर्ट मिल सके और आप जो मेंटल प्रॉब्लम्स है आप उसको क्या है कि थोड़ी देर के लिए क्या है कि वो डाइवर्ट हो जाता है आपका मन। नेक्स्ट आता है आपका इंटेलेक्चुअल फॉर्म। दीज इंक्लूड रीडिंग, डिबेटिंग एंड सो ऑन। इंटेलेक्चुअल फॉर्म का मतलब आप लोग जानते ही हो। इंटेलेक्चुअल मतलब जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होती है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कि आपको इसके अंदर कई एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे कि रीडिंग, डिबेट कराना, अंताक्षरी है या चेस खिलाना, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है जो आपके मन को क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव करती है, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है इनसे, तो वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा इसके टाइप्स ऑफ रिक्रेशनल थेरेपी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सजेस्टेड रिक्रेशनल एक्टिविटी फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। सजेस्टेड रिक्रेशनल एक्टिविटी फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर मीन्स, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटीज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कौन कौन से ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हमको रिक्रेशनल एक्टिविटी सजेस्ट की जाती है। जैसे कि इसमें आता है पहला एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसमें कि आप सबको पता ही होता है एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी जब होती है तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको एरोबिक जो एक्टिविटीज़ है वो कराई जाती है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग एंड सजेस्टेड रिक्रेशनल एक्टिविटी फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। यानी कि उनको एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है, जिससे उनको क्या है कि एक अच्छा वातावरण मिले उनको और अच्छी तरीके से उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो, तो इस प्रकार की एक्टिविटी उनको कराई जाती है, जैसे कि वॉकिंग एंड जॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स यानी कि ऐसे पेशेंट जो काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं, जो सही तरीके से कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनसे बात करते हैं तो हम वो क्या है कि पूरी तरह से डिप्रेस रहते हैं, सही तरीके से हमको किसी चीज़ का उत्तर नहीं देते, तो उनको उस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स उनको कराया जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो डिप्रेसिव होते हैं, यदि बाई चांस अगर वो हार जाते हैं तो फिर क्या है कि वो और ज़्यादा डिप्रेसिव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको नॉन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, जिससे क्या है कि विच प्रोवाइड आउटलेट फॉर एंगर लाइक जॉगिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। और इसके अलावा उनके जो एंगर जो आ जाता है उनको बीच बीच में, उसको एंगर को दूर करने के लिए हम उसको जॉगिंग व वॉकिंग, रनिंग वगैरह वो करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैनिक डिसऑर्डर। मैनिक डिसऑर्डर 1-to-1 बेसिस इंडिविजुअल गेम्स लाइक बैडमिंटन, बॉल। मैनिक डिसऑर्डर्स जैसे कि हम जानते हैं, मैनिक डिसऑर्डर्स इस प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर करेक्टराइज्ड बाय ट्राइड फीचर्स, इसमें मूड जो होता है वो एलिवेशन हो जाता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार के जो मैनिक पेशेंट होते हैं उनको 1-to-1 बेसिस इंडिविजुअल्स गेम कराए जाते हैं। उनको 1-to-1 बेसिस इंडिविजुअल गेम्स मतलब यानी कि एक बार में एक ही चीज़ उनका टर्न आए, तो टर्न बाय टर्न उनका क्या है कि एक बार में उनको कराया जाता है। ग्रुप के साथ उनको क्या है कि कोई भी गेम्स वगैरह या कोई एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा मैनिक हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, मूड उनका एलिवेशन हो सकता है, इसलिए उनको जैसे कि बैडमिंटन है या बैडमिंटन बॉल वगैरह इस प्रकार की एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी सिजोफ्रेनिया पैरानोइड। सिजोफ्रेनिया पैरानोइड, इसके अंदर आपको कंसंट्रेटिव एक्टिविटीज़ लाइक चेस एंड पजल। सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया जो होता है पैरानोइड वो क्या होता है। तो सिजोफ्रेनिया का एक टाइप होता है पैरानोइड। पैरानोइड का मतलब होता है डेल्यूजनल, जिसका मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, जिसका मतलब होता है समवन चीटेड हिम, फॉलोड हिम, पॉइजन हिम, यानी कि
कोई ऐसा लगता है जैसे कि उसका कोई पीछा किया जा रहा है, उसको चीटेड किया जा रहा है, तो ऐसे उसको फॉल्स बिलीफ उसके अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के डेलूजन होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, उनको कंसंट्रेटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जैसे चेस पजल, जिसमें उनका माइंड स्थिर रहे और वो अपना पूरा माइंड उसमें चेस और पजल्स में ही रखे, और फालतू की जो चीज़ें होती हैं, फालतू की जो शक होता है, उनको फॉल्स बिलीफ होता है, उनके बारे में उनका ध्यान नहीं जाए। नेक्स्ट आता है आपका सिजोफ्रेनिया कैटाटोनिक। सिजोफ्रेनिया कैटाटोनिक ये भी एक टाइप होता है सिजोफ्रेनिया का, जिसका मतलब होता है मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर। दिस may take the form of chronic stupor catatonic excitement। यानी कि इसके अंदर भी आप सोशल एक्टिविटी टू गिव क्लाइंट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी लाइक डांसिंग एंड एथलेटिक्स। इस प्रकार के जो सिजोफ्रेनिया होता है उसके अंदर भी क्या है कि आपका जो मोटर बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो क्या है कि कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के नाम से हम देखते हैं उसको। तो इसमें भी आपको सोशल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, यानी कि क्लाइंट्स के साथ कॉन्टैक्ट कराया जाता है रियलिटी के साथ, जैसे कि डांसिंग वगैरह या एथलेटिक्स वगैरह, वो सारी चीज़ कराई जाती है जिसकी इसकी मोटर फंक्शनिंग जो होती है वो डेवलप हो सके। इसके बाद आती है आपकी डिमेंशिया कंक्रीट रिपीटेटिव क्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट दैट ब्रीड फेमिलाइजर एंड कंफर्ट। इस प्रकार की जो डिमेंशिया होती है उसके अंदर आपको रिपीटेड क्राफ्ट एंड प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, यानी कि बार बार आपको ऐसे स्किल्स वाले चीज़ें कराई जाती है जिसमें क्या है कि आपको इसमें फ़ायदा हो सके, और आपको जो मेन जो होता है इसके अंदर डिमेंशिया के अंदर आपकी मेमोरी जो होती है वो लॉस होती है। इसलिए मेमोरी को डेवलप करने के लिए आपको ऐसे क्राफ्ट या प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं जो क्या है कि रिपीटेड हो सकते हैं और बार बार आपको करने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर्स। चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर्स, इसमें आपके कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि ADHD होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, या आपके कंडक्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो काफ़ी प्रकार के डिसऑर्डर्स के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे आपको अगली क्लासेस में। तो इसका मतलब आप देख लो आप क्या होता है कि इट इज़ द बेटर टू वर्क विद द चाइल्ड ऑन ए 1-to-1 बेसिस। इसमें भी क्या है कि हम चाइल्ड को जो काम देते हैं, वो जो एक्टिविटी देते हैं वो इस प्रकार का देते हैं कि वो भी 1-to-1 बेसिस होता है। तो एंड गिव हिम फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसके अंदर हम उनको एक इम्पोर्टेंस की भावना डेवलप करने के लिए उनको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या है कि इस प्रकार की एक्टिविटी देते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की फीलिंग आती है। तो सम एक्टिविटीज़ इंक्लूड जैसे प्लेइंग है, स्टोरी टेलिंग है एंड पेंटिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम बच्चों को हम दे सकते हैं, जैसे कि स्टोरी हम बोल सकते हैं उनको, पेंटिंग वगैरह हम उसको दे सकते हैं ताकि वो उसके अंदर एंगेज रहे। इसके अलावा एडोलेसेंट्स फेयर बेटर इन ग्रुप्स, प्रोवाइड ग्रोस मोटर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स गेम टू यूज अप एक्सेस एनर्जी। और एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनके लिए क्या है कि हम कई प्रकार की ग्रोस मोटर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह जो उनके लिए क्या है कि एक्सेस एनर्जी का लेकर का है, उनकी जो एक्सेस एनर्जी है उसको यूज करते हैं हम। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम उनको करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन आप जानते ही हो मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। इसमें आप सोल लर्नर होते हैं, इसमें आप जो आईक्यू लेवल होता है वो डिसफंक्शनिंग हो जाता है, यानी कि आपका जो आईक्यू लेवल है बिलो 70 हो जाता है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं, इस प्रकार के जो मार्क डिलेड जो बच्चे होते हैं, उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग सच एज वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग, बॉल प्लेइंग एट्सेट्रा। तो इस प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। इसमें क्या है कि चलना है, डांस करना है, स्विमिंग करना है, बॉल प्लेइंग करना है। तो ये प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स लेवल, यानी कि जो उनका लेवल है फंक्शनिंग जैसे उनका वर्क कार्य कर रहा है उसी प्रकार से उनको कराया जाता है। क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन है वो अलग अलग फंक्शनल अलग अलग लेवल का होता है, जैसे कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। इस प्रकार के 4 टाइप्स के आपके मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। तो उनको अलग अलग उनका लेवल होता है, उनका फंक्शनिंग लेवल अलग अलग होता है। तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही आप उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंड हुआ। इसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ नर्स इन रिक्रेशनल थेरेपी, यानी कि आज अब हम पढ़ेंगे इसके रोल ऑफ नर्स। रिक्रेशनल थेरेपी में नर्सेस के क्या रोल्स होते हैं।
तो पहला जो रोल्स आता है आपका, एनकरेज द पेशेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस हिज फीलिंग। पहला जो रोल होता है नर्स का, इसमें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है और उसको एनकरेज करना है उसकी फीलिंग्स के लिए, जो यानी कि जो उसके अंदर जो मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमको एनकरेज करना होता है। दूसरा आता है आपका, सी मस्ट प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ दैट आर रिलैक्सिंग एंड विदाउट दिस गाइडलाइंस। आपको उस प्रकार की एक्टिविटीज़ उनको करानी चाहिए दैट आर रिलैक्स, जो बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजिशंस में हो, एंड विदाउट दिस गाइडलाइंस, और बिना किसी गाइडलाइंस के उनको कोई एक्टिविटीज़ नहीं करानी चाहिए। तो उनको गाइडलाइंस वगैरह, कठोर गाइडलाइंस जो होती है वो नहीं देनी है, उनको सिंपल गाइडलाइंस और रिलैक्स पोजिशंस में वो एक्टिविटीज़ उनको करानी होती है। नेक्स्ट आता है, सी मस्ट प्रोवाइड ए नॉन थ्रेटनिंग एंड नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि उनको नॉन थ्रेटनिंग एंड नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, यानी कि वो डरे नहीं। आप जो भी एक्टिविटीज़ दें वो बिल्कुल ऐसी लगे उनको कि हाँ भाई फेमिलियर हैं, वो उस चीज़ से डरे नहीं कि हाँ भाई ये एक्टिविटीज़ मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। तो इस प्रकार की नॉन थ्रेटनिंग और नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट उनको क्रिएट नहीं करना है कि हाँ भाई आपको ये चीज़ करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं करना है उनको। तो इसलिए आपका नर्सेज का जो रोल होता है वो यही होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट आप उनके सामने क्रिएट करें जिससे वो डरे नहीं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, सी मस्ट प्रोवाइड एक्टिविटीज़ दैट आर एन्जॉयबल एंड सेल्फ सेटिस्फाइंग। उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें वो आनंदित अनुभव करें एवं सेल्फ अपने आप में सेटिस्फाई महसूस करें। नेक्स्ट आता है, सी मस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व क्लाइंट बिहेवियर थ्रू आउट द एबिलिटीज़। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ उनको कराई जाएँ जिसमें आप जो क्लाइंट का बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया जाए, और जो उसकी एबिलिटीज़ है वो क्या क्या किन चीज़ों में उसकी एबिलिटीज़ है उनको क्या है कि मस्ट तरीके से क्या है कि उसको ऑब्जर्व किया जाए। तो ये नर्सेज का रोल होता है कि क्लाइंट क्या कर रहा है, आपने जो एक्टिविटीज़ दी है उसके अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, उनके बारे में आपको ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट आता है, नर्स मस्ट हेल्प द पेशेंट टू डेवलप स्किल एंड टैलेंट एबिलिटीज़। तो लास्ट पॉइंट आता है आपका, नर्स मस्ट हेल्प द पेशेंट की आपको हेल्प करनी है ताकि आप उसकी स्किल्स को डेवलप कर सकें और उसके अंदर क्या टैलेंट है वो योग्यता है आप उसको पहचान सकें और उसको उसके बारे में आपको बता सकें। ठीक है।